पीएम के स्वदेशी अभियान को संघ का समर्थन मिला है। संघ अब इसे एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी में है। संघ की कई संस्थाओं को इस काम में लगाया गया है और जल्द ही देश भर में ये जन आंदोलन शुरू होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही देशवासियों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की थी। अब उसके इस कार्य को संघ का साथ मिल गया है। संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच देश भर में इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है। स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी। शोध और नवाचार टेक्निकल संस्थाओं से विदेशी विकल्पों के स्वदेशी संस्करण विकसित करने की अपील की जाएगी। संघ परिवार ने स्पष्ट किया है कि अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र के तौर पे भारत को आप देखना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र औजार है, एकमात्र हथियार है, वो है स्वदेशी। और पीएम के अपील के बाद पूरा संघ परिवार स्वदेशी को जन आंदोलन बनाने में अब जुट गया है और जल्द ही इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा सामने लाई जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजधानी लखनऊ का आयकर दफ्तर बना अखाड़ा। आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग पर उनके एक वरिष्ठ अधिकारी योगेंद्र मिश्रा ने किया हमला। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज स्थित आयकर विभाग के ऑफिस में आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग पर उनके एक अन्य अधिकारी योगेंद्र मिश्रा ने जानलेवा हमला किया। एफआईआर में गौरव गर्ग ने बताया है कि ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा अचानक ऑफिस में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। इस हमले के पीछे की वजह यह है कि एक क्रिकेट मैच के दौरान योगेंद्र मिश्रा को नहीं खिलाया गया था। तब उन्होंने खिलाड़ियों को धमकाया था और उनकी इस हरकत के चलते उनका ट्रांसफर लखनऊ से उत्तराखंड कर दिया गया था, जिसकी एक जांच भी चल रही थी। इस जांच को लीड कर रहे थे गौरव गर्ग। हमले के बाद डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सिविल अस्पताल में गौरव गर्ग को भर्ती कराया, जहां गौरव गर्ग की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सरकारी काम में बाधा डालना, हत्या का प्रयास जैसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ ने दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। तस्वीरों में आप देखिए, ये बीएसएफ के वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप देखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान को गोली का जवाब कैसे गोलों से दिया गया। तस्वीरों में आप देखिए रॉकेट लॉन्चर। इस रॉकेट लॉन्चर की मदद से दुश्मन की पोस्टों को तबाह किया गया। विध्वंसक, ये देखिए, इसकी मदद से आतंकियों के जो अड्डे थे उन्हें तबाह किया गया, पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया गया। और आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की ओर से बेहद ज़्यादा शेलिंग की जा रही थी, तब हमारे इन्हीं बहादुर जवानों ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान सीज फायर की बात करने लगा। ये आप देखिए, ये किसी गोले से कम नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर आप जो लेटेस्ट वेपन थे, हाईटेक वेपन थे, उनका इस्तेमाल किया गया और दुश्मन को सबक सिखाया गया। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में आज फोर्सेस को काफी बड़ी अहम कामयाबी तब हासिल हुई जब यहां शोपियां इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एक आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 2 हाइब्रिड लश्कर तैयबा से संबंधित आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि हथियारों से लैस ये आतंकी जब इस इलाके में चल रहे थे तभी फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया और जैसे ही फोर्सेस और आतंकियों का आमना सामना हुआ तो फोर्सेस ने आतंकियों को हथियार डालने के लिए कहा और आतंकियों ने भी फोर्सेस की बात मानते हुए सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए और ये दोनों जो है ऐसे पकड़े गए। इनके पास से 2 AK-56 राइफल्स के अलावा ग्रेनेड, गोलियां, कैश 1000 रुपए और दूसरी चीजें बरामद कर ली गई है और ये फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साक्षी नगर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में इन दिनों जम्मू के लगदाता बाजार में प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसे मनोकामना स्थित हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जय श्री राम के यहाँ पर जो जयघोष जो है वो साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं। वजह है क्योंकि लोगों के मुताबिक भगवान हनुमान ने अपना स्वरूप बदला है, बाल स्वरूप में लोगों को यानी श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। इससे पहले भगवान का स्वरूप जो है वो अलग था, लेकिन अब जो है भगवान हनुमान ने अपना जो स्वरूप है वो बदला है। रात को यहाँ पर आरती होती है, उसके बाद यहाँ पर मंदिर जब बंद होता है तो जब सुबह मंदिर खुलता है अचानक जो है भगवान का स्वरूप बदलता है। पहले जो है इस स्वरूप में, ये देखिए तस्वीरों में, पहले भगवान हनुमान जो है इस स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे थे, लेकिन
इन लोगों के मुताबिक जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, अब जो है भगवान हनुमान ने अपना स्वरूप बदला है, बाल स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें जो है दोनों तरफ, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, क्योंकि श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। भोपाल में अगले हफ्ते देश की राजनीति के दो बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। एक तरफ जहां 31 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में पहुंचकर मध्य प्रदेश की करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान अगुवाई से लेकर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था महिलाओं को सौंपी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ 3 जून को राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे और यहां से शुरुआत करेंगे उसी तरह के अभियान की जिस तरह से गुजरात में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें राहुल गांधी की टीम 50 भी तैयार की गई है, वो मौजूद रहेगी। और हर जिले की जिम्मेदारी भी इसी जो ऑब्जर्वर टीम बनाई गई है राहुल गांधी की, उसी की रहेगी कि जिले में जिलाध्यक्ष का चुनाव हो या फिर जमीनी स्तर पर कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है उस पर नजर रखना। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा पर्सन कमल व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर लगातार जो है तेजी देखने को मिल रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 के पार जा पहुंची है। भारत में केरल के बाद सबसे ज्यादा केसेस जो है महाराष्ट्र से दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 383 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में नए कोरोना के केस जो हैं 86 दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केसेस में सबसे ज्यादा मामले जो हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। लगातार बढ़ते मामले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार 2 साल 8 महीने के इंतजार के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। साल 2022 का सितंबर महीना उत्तराखंड में बेहद चर्चा में रहा। वो महीना था जब ऋषिकेश स्थित वंतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने मौत के घाट उतारकर नदी में फेंक दिया था। बाद में एसडीआरएफ ने शव को बरामद करके इस पूरे मामले की एसआईटी ने परतें खोली थी। आज जब कोटद्वार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है तो पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि फैसले से कुछ लोग खुश नहीं हैं और अभी भी तीनों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी ने 500 पन्ने की चार्जशीट दायर की थी और लगभग 97 लोगों की गवाही भी हुई थी। फैसला आने के बाद अंकिता के माता पिता ने कहा है कि ये लड़ाई अभी जारी रहेगी जब तक आरोपियों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दिया जाता। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नंगे पैर रहने और बिना प्रेस के कपड़े पहनने के बाद अब उन्होंने संकल्प लिया है कि वो एसी का इस्तेमाल घर और दफ्तर में नहीं करेंगे बल्कि किसी टेंट में ही वो विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि हैरानी तो इस बात की है कि ऊर्जा मंत्री होते हुए प्रद्युम्न सिंह बिजली कटौती से जब परेशान हुए तो पहुंच गए बीती रात डबरा में एक पावर हाउस में, जहां पर पहुंचकर उन्होंने अफसर को फटकार भी लगाई कि आखिरकार इस कटौती की वजह क्या है, जबकि खुद ही ऊर्जा मंत्री हैं। आपको बता दें कि जब वो बंगले पे पहुंचे इसके बाद बाहर जब बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और इसी जो बिजली कटौती का विरोध करने लगे, तब उनके साथ भी मंत्री जी बाकायदा जमीन पर बैठकर उस प्रदर्शन में शामिल हुए और उसी वक्त उन्होंने फोन पर अफसरों से भी पूछा और जानकारी मांगी और उनसे जवाब भी मांगा। लेकिन जब मंत्री ही बिजली कटौती से परेशान होकर अगर पहुंचते हैं, खुद ही किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं या आधी रात को जब बिजली नहीं होती है तो पावर हाउस पहुंचकर अफसरों को फटकार लगाते हैं, तो ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में संदिग्ध लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम किया करते थे। राजस्थान की सीमा के सामरिक ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आईएसआई के एजेंट को देते थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से अब भी कई सारी दहशत फैलाने वाली घटनाएं लगातार राजस्थान में अंजाम दी जा रही है। इसके तहत अलग अलग जगह पर वे बम रखे होने की
खबरें मेल के जरिए या टेलीफोन के जरिए भेजते हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग में भी काफ़ी हड़कंप मच जाता है। जयपुर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। फैमिली कोर्ट बनी पार्क के साथ साथ महिला आयोग दफ्तर के पास स्थित फैमिली कोर्ट में भी आज अचानक एक मेल मिला और कहा गया कि बम रखा हुआ है, वह किसी भी वक्त फट सकता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन बॉम्ब डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी तहकीकात की और कहीं कोई बम नहीं मिला। इस सभी घटनाओं के बाद एक बात तो साफ हो गई है, बात चाहे साइबर अटैक के जरिए सरकारी वेबसाइट को हैक करने की हो या इस तरह से हॉक्स कॉल देकर सनसनी फैलाने की हो, पाकिस्तान और उससे जुड़े लोग या उसके संरक्षण पर कार्य कर रहे लोग अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।